कांग्रेस ने जिस दलित समाज को बहुत लंबे समय तक वोट बैंक के तौर पर प्रयोग किया, जो दलित समाज आजादी के बाद से कांग्रेस को वोट देता रहा, कांग्रेस ने उसी दलित समाज के साथ सबसे बड़ा छलावा किया। जब भी मौका मिला, कांग्रेस ने दलित समाज के किसी भी नेता को उभरने नहीं दिया, किसी भी नेता को महत्व नहीं दिया। यहां तक कि कांग्रेस ने दलित समाज के कई ऐसे नेताओं के राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने का काम किया। कांग्रेस के ही कारण, कांग्रेस की इंदिरा गांधी के ही कारण दलित समाज का पहला प्रधानमंत्री देश को मिलता। बाबू जगजीवन राम दलित समाज से आ रहे थे और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बनते, लेकिन इंदिरा गांधी ने बाबू जगजीवन राम को देश का पहला प्रधानमंत्री भी नहीं बनने दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी छोड़ने का काम नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर भी समाप्त करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। तो सही तौर पर, सही मायने में अगर कहा जाए कि दलितों का सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी है या दलितों के साथ सबसे बड़ा अगर किसी ने छल किया है, तो वो एक दल, एक पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, जिन्होंने दलित समाज के तमाम नेताओं को उभरने नहीं दिया। आजादी से पहले चलते हैं, 1946 की बात है, जब अंग्रेजों को पूरी तरह से लग गया कि अब उनका भारत में रहना बहुत मुश्किल होगा और किसी भी समय क्रांतिकारी उन्हें दौड़ाकर मारेंगे, अब वो भारत में नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने अपने देश यानी इंग्लैंड जाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली। फिर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार की तैयारी चलती है। ऐसे में नेहरू को जबरदस्ती भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी के अड़ियल रवैये के कारण नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और नंबर कट गया सरदार पटेल का। अब जब मंत्रिमंडल के गठन की बात आई, मंत्रिमंडल की तैयारी हुई, तो उनमें कौन कौन से नेता रहेंगे, किन नेताओं का नाम रहेगा, तो ऐसे में गांधी ने उन नेताओं के नाम की सूची मंगा ली। और जब वो सूची देखते हैं तो उसमें महात्मा गांधी चौंक जाते हैं, क्योंकि उस सूची में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम गायब था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कहीं पर भी नहीं था। महात्मा गांधी ने नेहरू से पूछ लिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम क्यों नहीं है, एक दलित नेता के रूप में उनको शामिल करना चाहिए, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। तो नेहरू ने कहा कि उनकी जगह पर युवा नेता बाबू जगजीवन राम को ले लिया गया है और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया गया है। गांधी ने फटकार लगाई और गांधी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानूनविद के बहुत अच्छे जानकार हैं, साथ ही साथ वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र का भी उन्हें ज्ञान है, इकोनॉमिक का भी उन्हें ज्ञान है, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करो। तो ऐसे में भारत की पहली अंतरिम सरकार में किसी भी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शामिल किया गया। नहीं तो पहले कांग्रेस के ऐसे नेता नेहरू, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किनारा लगाना चाह रहे थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ठिकाने पे लगाना चाह रहे थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर अंतरिम सरकार में नहीं शामिल किया जाता तो फिर हो सकता था कि भारत का जो संविधान लिखा गया और उस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, तो शायद वो नहीं हो पाते। उसके बाद देश को आज़ादी मिली, फिर सरकार गठन हुई। 1951-52 में आम लोकसभा का चुनाव होता है। बाद में धीरे धीरे कद डॉक्टर बाबू जगजीवन राम का बढ़ता जाता है, एक दलित नेता के रूप में, एक ऐसे नेता के रूप में जो अपनी मेधा के रूप में, राजनीतिक परिपक्वता के रूप में और शिक्षा के रूप में सभी क्षेत्रों में बाबू जगजीवन राम का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक उस तौर के नेता पे जो बिहार से एक छोटे से गांव से आते और उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में यानी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी पकड़ बनाई थी। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी लगती है, इंदिरा गांधी देश में आपातकाल की घोषणा करा देती हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे बाबू जगजीवन राम का लगाव जो है इंदिरा गांधी से हटता है। वो नाराज रहते हैं इमरजेंसी को लेकर, आपातकाल को लेकर, और उसके बाद उन्होंने किनारा कर लिया कांग्रेस से और उन्होंने एक नए दल का गठन किया। नए दल का गठन करने के बाद फिर 1977 में आम चुनाव की घोषणा होती है और चूंकि आपातकाल का वो दौर था, कांग्रेस से लोग नाराज थे,
देश की जनता कांग्रेस से जबरदस्त गुस्से में थी। तो ऐसी स्थिति में जनता पार्टी की मजबूत तौर पर सरकार आती है और देश के गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं। हालांकि ऐसे समय में नंबर बाबू जगजीवन राम का भी बन रहा था, लेकिन बाबू जगजीवन राम किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन बीच में 2-1 साल सरकार चली और उसके बाद जो 1979 में आपसी मतभेद के कारण मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। तो 1979 में फिर बातचीत हुई कि किसे प्रधानमंत्री देश का बनाया जाए, कौन बन सकता है। कांग्रेस भी सहयोग में आ गई। तो 2 नाम उभर कर आए। उसमें पहला नाम था बाबू जगजीवन राम का और दूसरा नाम था चौधरी चरण सिंह का। लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर समर्थन दे सकती हैं, लेकिन बाबू जगजीवन राम को किसी भी तरह से नहीं। क्योंकि बाबू जगजीवन राम ने बगावत की थी इंदिरा गांधी से। बाबू जगजीवन राम ने किनारा कर लिया था और एक मायने में कहा जाए कि जब उन्होंने किनारा किया तो साफ तौर पर अगर कहा जाए तो पहले दलित नेता के रूप में बाबू जगजीवन राम थे ऐसे जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, आपातकाल से नाराज हुए, आपातकाल से गुस्से में आए और इसीलिए उन्होंने 1977 में एक नए दल का गठन किया था। हालांकि जनता पार्टी में उस दल का विलय हो गया था। लेकिन 1979 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर एक दलित नेता का नाम आता है, बाबू जगजीवन राम का नाम आता है, तो इंदिरा गांधी साफ तौर पर मना कर देती हैं और वो समर्थन नहीं देती। ऐसे में नाम आता है चौधरी चरण सिंह का और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी उन्हें भी बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं बनने देती। राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने के निर्देश कराती हैं और उसके बाद फिर देश में 1980 में आम चुनाव होता है। तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, उन्होंने किनारा लगाने की कोशिश की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो दलित नेता, भारत के देश के पहले दलित नेता थे भारतीय राजनीति में, और जो मेधा के साथ एक ऐसे नेता थे जिनका कद बतौर निश्चित तौर पर आगे बढ़ने वाला था, लेकिन उनको भी दबाने की कोशिश नेहरू ने लगातार कई बार की। और उसके बाद अगर देखा जाए एक दलित नेता के रूप में बाबू जगजीवन राम का नाम सबसे ऊपर जब उभरा, प्रधानमंत्री के लिए तैयारी भी हो गई, तब भी बाबू जगजीवन राम को दबाने की कोशिश की गई। अब ये तो 1979 की बात रही, लेकिन 1978 में भी एक खेल खेला गया और वो ऐसा भारतीय राजनीति में गंदा खेल था, एक दलित नेता को दबाने का ऐसा गंदा खेल था जो सही मायने में नहीं होना चाहिए था। दरअसल मोरारजी देसाई की सरकार में बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यशैली, उनके व्यवहार को देखते हुए उनका कद बढ़ रहा था। तो ऐसे में कांग्रेसियों को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबू जगजीवन राम एक मजबूत स्थिति में आ जाएं। चूंकि सरकार मोरारजी देसाई की चल रही है, गैर कांग्रेसी सरकार देश में आजादी के बाद बनी थी, तो कांग्रेस को यह डर लगने लगा, कांग्रेस को भय सताने लगा। कांग्रेस में इंदिरा गांधी से लेके बड़े जो नेता थे उन्हें भय सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबू जगजीवन राम का कद बढ़ जाए, जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हो। तो ऐसे में कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जाने लगा। तभी ये पता चला कि बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का किसी लड़की से संबंध है। तो ऐसी स्थिति में उस लड़की के साथ बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का आपत्तिजनक कुछ चित्र जो है वो सूर्या मैगजीन में प्रकाशित किया गया। वो सूर्या मैगजीन मेनका गांधी की थी। मेनका गांधी की उस मैगजीन में जब सुरेश राम का वो चित्र प्रकाशित किया गया एक लड़की के साथ, जो पूरे देश भर में लोगों ने देखा, तो पूरे देश भर में बवाल हो गया। पूरे देश भर में ये चर्चाएं होने लगी कि देश के उप प्रधानमंत्री के बेटे यानी बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम के बेटे किस तरह से किसी एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है और वो पूरी दुनिया, पूरा देश उसे देख रहा। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा धक्का जो लगा बाबू जगजीवन राम की छवि पर। ऐसे में बाबू जगजीवन राम को इतना आघात लगा, कई बार उनके मन में विचार आया कि राजनीति से संन्यास ले ले। कई बार उनको लगा कि आम जीवन से भी संन्यास ले लें और सब कुछ छोड़कर बस एकांतवास में बैठ जाएं।
क्योंकि उनके बेटे सुरेश राम को एक साजिशन फंसाया गया था और इससे वो बहुत ज्यादा आहत हुए थे। बताया जाता है कि उसके कारण भी वो प्रधानमंत्री बनने से रह गए और इसमें बहुत बड़ा प्लान था, बहुत बड़ी तैयारी करके, बहुत बड़े साजिश के तौर पर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे जिन्होंने बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम की छवि को बहुत ज्यादा धूमिल करने की कोशिश की। किसी भी व्यक्ति के आम जीवन की तस्वीरों को इस तरह से मैगजीन में छापना कतई ठीक नहीं था, ना कि सुरेश राम को मालूम भी था। हालांकि सुरेश राम ने नैतिकता के तौर पर फिर उसके बाद उस लड़की से विवाह किया, शादी की, तो ये नैतिकता बाबू जगजीवन राम की पूरे साफ तौर पर पता चलती है। और सर्वमान नेता कैसे थे बाबू जगजीवन राम, आप समझ सकते हैं कि 1938 से लेकर 1986 तक भारत के सांसद हमेशा चुने जाते रहे। जब आजादी के बाद भी चुनाव होते रहे, अंग्रेजों के समय में तब, और उसके बाद जब 1951-52 के बाद से आम चुनाव होने देश में शुरू हुए, तब भी बाबू जगजीवन राम देश में सांसद चुने जाते रहे। तो ये एक उनकी छवि और एक उनकी राजनीतिक परिपक्वता और एक कि आम लोगों में उनकी जो पैठ थी उसका परिचायक है। तो ये देखा जाता है कि नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ छल करने की कोशिश की, तो दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब उन्हें मौका लगा तो बाबू जगजीवन राम को देश का पहले दलित के तौर पर प्रधानमंत्री बनने से पूरे रोकने की कोशिश की और उनमें वो सफल हुई। तीसरा अगर देखा जाए तो अब इस पीढ़ी में अगर बात की जाए तो राहुल गांधी भी दलितों के को लेकर बहुत उहापोह में रहते हैं। यानी राहुल गांधी भी जहां पर लगता है कि दलित उन्हें वोट बैंक के रूप में प्रयोग हो जाएगा और दलितों का वोट मिलेगा, तो वहां तो राहुल गांधी राजनीति करते हैं, वहां तो दलितों की हमदर्दी हिमायती बन जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को जहां लगता है कि वोट नहीं मिलेगा, जहां मुस्लिम समाज बहुत बड़ी संख्या में उनसे छिटक जाएगा, वहां पर वो दलितों को दोयम दर्जे का समझते हैं। वो दलितों के साथ फिर बहुत अलग तरह का व्यवहार करते हैं। हाल ही में अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मामला उभर कर आया, संदेश खाली में जिस तरह से आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता रहा, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पूरे पश्चिम बंगाल में हो हंगामा हुआ, पूरे देश भर में लोग आहत हुए कि कैसे पश्चिम बंगाल में आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी वहां एक बार भी नहीं जाते, उन महिलाओं की एक बार भी सुध नहीं लेते, क्योंकि राहुल गांधी को साफ तौर पर पता था कि वहां पर बड़ी संख्या में दलित महिलाएं नहीं है, आदिवासी महिलाएं नहीं हैं, और अगर हम उनकी दुखती हुई रग पर हाथ रखेंगे, अगर उनके प्रति संवेदना रखेंगे, अगर हम जाते हैं उनकी मदद के लिए, तो पश्चिम बंगाल का मुस्लिम समाज जो है वो उनसे छिटक जाएगा। पश्चिम बंगाल का ही नहीं, पूरे देश भर का जो मुस्लिम समाज है वो भी छिटक जाएगा, क्योंकि वहां पर दलितों का शोषण करने वाला, पश्चिम बंगाल में दलित महिलाओं के साथ उन्हें अपमानित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो मुस्लिम समाज कर रहा है। कई बड़े नेता, कई ऐसे नेता जो लगातार पकड़े भी गए। आप सभी को पता है संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाला शाहजहां शेख जेल में है, यानी वो मुस्लिम है। तो इसके कारण राहुल गांधी संदेश खाली नहीं गए, क्योंकि मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में पूरे देश भर में उनसे नाराज हो जाएगा। वहां पर दलित महिलाओं के साथ वो खड़े होते हुए नहीं दिखाई देते। वहीं पर एक महिला की पिटाई एक मुसलमान करता है पश्चिम बंगाल में, तब भी राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। उनकी कांग्रेस सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं बोलती है। तो अगर देखा जाए तो समय समय पर कांग्रेस ने लगातार दलितों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और दलित नेताओं के कद को बढ़ने से रोकने का काम किया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, या फिर राहुल गांधी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, वो भी मौका देखते हैं तो दलित समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह प्रयोग करते हैं, ना कि उनके साथ कभी मौके पे, ऐसे समय पे जहां पे खड़ा होना चाहिए वहां पे खड़े होने की कोशिश नहीं करते।